दोस्तों नमस्कार। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं संस्कृत विषय को लेकर के और संस्कृत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। यह प्रश्न जूनियर एडेड परीक्षा, टेट, सुपर टेट, सी टेट या संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न दोस्तों पहला प्रश्न है, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो दोस्तों उत्तर है विकल्प ए कर्ता, विकल्प बी कर्म, विकल्प सी वचन एवं डी लिंग के अनुसार। तो दोस्तों कर्मवाच्य में क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। कहने का तात्पर्य अगर कर्म हम देखें कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य एवं भाववाच्य को, तो कर्तृवाच्य में क्रिया सदैव कर्ता अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, इसे ही हम कहते हैं कर्मानुसार क्रिया एवं भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। दोस्तों यहां संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन देखते हैं कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वाच्य। दोस्तों ये वाच्य तीन प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। दोस्तों भाव को ही हम क्रिया कहते हैं। दोस्तों वाच्य परिवर्तन इतनी आसानी से हम लोग समझेंगे, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। पहले वाच्य को तीन भागों में विभाजित करना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और कर्तृवाच्य में आपको लिखना है कर्ता, कर्म और क्रिया, और यही चीजें कर्मवाच्य में भी आपको लिखना है कर्ता, कर्म और क्रिया। भाववाच्य के अंदर भी यही आपको लिखना है कर्ता, कर्म, क्रिया। दोस्तों वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन तीन प्रकार से हम लोगों ने वाच्य को विभाजित किया और कर्ता कर्म क्रिया क्रमशः लिख लिया। दोस्तों हम जानते हैं भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, तो इसलिए कर्म को काट देते हैं। कहने का तात्पर्य भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, यहां हम लोग लिख लेते हैं कर्म का अभाव। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधे आते हैं कर्तृवाच्य में। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगा, इसको हम प्रथमा को एक लिख लेते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, इसे एक लिख लिया। कर्म में द्वितीया विभक्ति, इसको हम लोगों ने दो लिख लिया। और क्रिया जो चलती है यह सदैव कर्ता के अनुसार
कर्ता के अनुसार। इस तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार। इस तरह से कर्तृवाच्य आपका पूरा हो जाता है। देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में दोस्तों किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। तो इस तरह से कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया सदैव कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हुआ, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान हुआ। जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति, जो प्रधान है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है इसलिए प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है इसलिए प्रथमा विभक्ति। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कर्तृवाच्य में 1 और 2 लिखना है। पहले कर्ता, कर्ता के सामने 1 से तात्पर्य हुआ प्रथमा विभक्ति, कर्म के सामने 2 लिखना है, 2 से तात्पर्य हुआ कर्म यानी कि द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार चलती है। इसे ही हम कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति और कर्ता अप्रधान होता है इसमें तृतीया विभक्ति, और जो क्रिया होती है वो सदैव कर्म के अनुसार। इस तरह से कर्मवाच्य आपका पूरा होता है, कर्मवाच्य पूरा होता है। आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में दोस्तों कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इसको 3 लिख लेते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म का अभाव होता है, कर्म रहता ही नहीं है, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी, यानी कि क्रिया की ही प्रधानता रहती है, क्रिया की ही प्रधानता होती है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया सदैव रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में। जैसे यहां हम उदाहरण देखें तो हम कहते हैं तेन भूयते। यहां कर्ता में तृतीया विभक्ति है और भूयते आत्मनेपदी के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस तरह से भाववाच्य में हम लोगों ने देखा, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है और क्रिया में सदैव यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, कर्म का अभाव है और कर्ता में तृतीया विभक्ति है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा वाच्य, जिसमें वाच्य के 3 भेदों को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य को देखा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक के दुष्यंत हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं। धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोधत्त और धीर ललित। तो दोस्तों दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत धीरोदात्त हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। सप्तचत्वारिंशत कौन सी संख्या है? 74, 47, 37, 34। तो दोस्तों सप्त से तात्पर्य हुआ 7, चत्वारिंशत से तात्पर्य हुआ 40। 7 और 40 को अगर मिला दिया जाए तो बनता है 47। इस तरह से विकल्प बी सही है। दोस्तों यहाँ चतुर्सप्तति बनेगा, यहाँ अगर 37 है तो सप्त त्रिंशत बनेगा, यहाँ चतुस्त्रिंशत बनेगा 34। चतुस्त्रिंशत 34, सप्तत्रिंशत 37 बनेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, धूता पात्र है मृच्छकटिकम में, मुद्रा राक्षसम में, मालविकाग्नि मित्रम। ये दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम में, मालती माधवम में। तो दोस्तों धूता मृच्छकटिकम में है, वो भी चारुदत्त की पत्नी है धूता। चारुदत्त की पत्नी है। अगर चारुदत्त की प्रेमिका तो प्रेमिका वसंत सेना है। दोस्तों वसंत सेना है, क्या है? प्रेमिका है।
वसंत सिन्हा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति, उपर्युक्त सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति। तो दोस्तों सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति होती है, सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है स्पर्श व्यंजनों का, अंतस्थों का, ऊष्म वर्णों का, स्वरों का। तो दोस्तों अगर हम ईसत स्पृष्ट को देखें तो यह कहीं ना कहीं अंतस्थ का प्रयत्न होता है। आइए देख लेते हैं प्रयत्न को। दोस्तों प्रयत्न प्रारंभिक रूप में दो प्रकार का होता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं दोस्तों, और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेदों को अगर देखें तो 5 भेद में पहला भेद है स्पृष्ट, दूसरा भेद है ईशत स्पृष्ट, तीसरा भेद है ईशत विवृत, चौथा भेद है समृत, चौथा भेद है विवृत, और दोस्तों 5वां भेद है समृत। तो इस तरह से दोस्तों स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। अगर हम देखें तो का से लेकर मां तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पृष्ट कहा जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कम स्पर्श कीजिए। कहने का तात्पर्य का से लेकर मां तक के व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। और यही स्पर्श दोस्तों स्पृष्ट कहलाता है, यही स्पर्श है स्पृष्ट कहलाता है। सूत्रे कादियो माउसाना स्पर्शाह, कादियो माउसाना स्पर्शाह। इस तरह से का से लेकर मां तक अगर इनकी संख्या देख लिया जाए तो 25 वर्णों को स्पृष्ट कहा जाता है। मां के बाद दोस्तों आता है या, वा, रा और ला, या, वा, रा, ला। इन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इसे ही ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है श, श, हा, जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यही ऊष्म व्यंजन दोस्तों ईसत विवृत कहलाते हैं। फिर सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर, और सभी स्वर दोस्तों विवृत कहलाते हैं, जिसमें आ, ई, उ, रे, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि 9 स्वर सब के सब दोस्तों विवृत कहलाते हैं। समृत के अंतर्गत केवल आ नामक स्वर आता है, जिसे हम हर्ष आ कहते हैं। यह भी दोस्तों प्रयोग काल और प्रक्रिया काल के आधार पर हर्षवा का विभाजन किया जाता है। तो प्रयोग काल में आ समृत कहलाता है और प्रक्रिया काल में यही हर्ष आ विवृत कहलाता है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न था ईसत स्पृष्ट होता है तो ईसत स्पृष्ट अंतस्थों का होता है, जिसे हम ईसत स्पृष्ट कहते हैं। अंतस्थ से तात्पर्य हुआ या, वा, राला, यानी कि 4 वर्णों से दोस्तों यही 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। इन्हें ही हम ईसत स्पृष्ट कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है वीर रस प्रधान काव्य है। नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार शंभुवम। तो दोस्तों किरातार्जुनीयम ये वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान काव्य है। किरातार्जुनीयम वीर रस प्रधान काव्य है। बाकी सब दोस्तों ये है बाकी सब श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है गुरु शिष्यम पाठयति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा।
गुरु शिष्यम पाठयति। अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है वाच्य, और वाच्य में देखते हैं गुरु शिष्यम पाठयति यानी कि कर्तृवाच्य का है। इसे अगर परिवर्तन करना होगा दोस्तों तो हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। गुरु का जो अभी तक प्रथमा विभक्ति में है दोस्तों उसको तृतीया में करना है, उसको तृतीया में करना है। शिष्यम जहां द्वितीया विभक्ति में है इसे प्रथमा विभक्ति में करना है। और पठ धातु है पाठयति जिसे हमें आत्मनेपदी में प्रयुक्त करना है। तो इस तरह से दोस्तों गुरु शब्द का तृतीया में गुरुड़ा बन जाएगा, गुरुड़ा बन जाएगा। शिष्यम है तो प्रथमा में शिष्या बन जाएगा, गुरुड़ा शिष्य पाठ्यते। देखना दोस्तों किस विकल्प में गुरुड़ा शिष्य पाठ्यते है। तो दोस्तों गुरुड़े शिष्य पाठ्यते गलत है दोस्तों, गुरुड़ा शिष्यम पाठ्यते गलत है, गुरुड़ा शिष्य पाठ्यते ऑप्शन सही है, गुरुसह बनता ही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों संस्थान से मैथ्स की इंडिविजुअल क्लास चल रही है जो कि प्रवीण सर के नेतृत्व में चल रही है। अगर आप मैथ्स इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्थान से इन नंबरों पर संपर्क करके बैच ले सकते हैं। साथ ही हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल क्लास नितिन सर के निर्देशन में चल रही है। अगर आप हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर पूछताछ करके बैच ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, अलंकार है। तो दोस्तों अलंकार है उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगर उपमा अलंकार को देखें दोस्तों तो हम कहते हैं साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्य का अभेद होने पर दोस्तों क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कहते हैं यथा सदृश इव शह आदि अगर हो तो वह उपमावाचक शब्द कहलाता है। इस तरह से वागर्था विव देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह रघुवंश महाकाव्य में मंगलाचरण के रूप में श्लोक प्रथित है, प्रसिद्ध है, जिसमें कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ भगवान शंकर एवं पार्वती को संयुक्त रूप से प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं महाकवि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य में। तो इस तरह से यह रघुवंशम महाकाव्य का मंगलाचरण है जिसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, उपमा अलंकार है। अगर यमक अलंकार को देखें तो कहते हैं सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनयु आवृत्ति यमकम विनिगद्यते अनुप्रास वर्ड साम्यम अनुप्रासः रूपकम रूपिता रूपो विषवे निरपहनवे, ये रूपक का परिभाषा है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यमक, अनुप्रास, रूपक और उपमा को देखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य संगीत एवं कला विहीन व्यक्ति होता है। साहित्य संगीत एवं कला विहीन व्यक्ति होता है मूर्ख, दुष्ट, परम पशु, परम बुद्धिमान, परम बुद्धिमान। तो दोस्तों साहित्य संगीत एवं कला विहीन व्यक्ति परम पशु होता है। कहा भी गया है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन। इस तरह से दोस्तों परम पशु होता है। साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति परम पशु होता है। दोस्तों क्या होता है, परम पशु होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। पहला है बालकम मोदकम रोचते, नहीं होगा। बालकस्य मोदकम रोचते नहीं होगा। बालकाय मोदकम रोचते होगा। बालकात मोदकम रोचते नहीं होगा। दोस्तों रुच धातु के योग में रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार दोस्तों रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकाय मोदकम रोचते, यह वाक्य सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम
उत्तर रामचरितम नामक नाटक के रचनाकार हैं। उत्तर रामचरितम नामक नाटक के रचनाकार हैं दोस्तों, तो भवभूति हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम एवं मालती माधवम, ये तीन रचनाएं दोस्तों, ये तीन रचनाएं भवभूति की हैं। तीन रचनाएं भवभूति की हैं। अगर भारत की देख लें दोस्तों तो कहते हैं भारत की रचना किरातार्जुनीयम, और कालिदास की रचनाएं दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम आदि हैं। और माघ की शिशुपाल वधम। कालिदास की रचनाओं के लिए दोस्तों अगर देखें, कालिदास की रचनाओं के लिए तो हम कहते हैं, कालिदास की रचनाओं के लिए कहते हैं अंकुर में बीमारी। कालिदास की रचनाओं को याद करने के लिए हम लोग कहते हैं अंकुर में बीमारी। कालिदास की रचनाओं के लिए दोस्तों क्या कहते हैं अंकुर में बीमारी। देखते हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, 7 वर्ण है दोस्तों, 7 वर्ण है। और कालिदास की 7 रचनाएं ही प्रसिद्ध हैं। पहला है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, आ से तात्पर्य हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम, कु से तात्पर्य हुआ कुमार संभवम, रा से रघुवंशम, मे से मेघदूतम, वी से विक्रमोर्वशीयम, मा से मालविकाग्निमित्रम और री से ऋतु संहारम। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इसी एक वाक्य में, छोटे से वाक्य में महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं को हम लोगों ने देख लिया। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा उत्तर रामचरितम नाटक के रचनाकार भवभूति हैं। इनके 3 रचनाओं को हम लोगों ने देखा, जो कि उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम एवं मालती माधवम। भारत की रचना किरातार्जुनीयम, कालिदास की 7 रचनाओं को देखा, और माँ की रचना शिशुपाल वधम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समस्त पद रूपवद भार्या का विग्रह है। रूपवद भार्या का विग्रह है। रूपवती च भार्या च नहीं होगा दोस्तों, रूपवती भार्या यस्य स सही है। रूपवती भार्या यस्याः सा नहीं होगा, रूपवती भार्या यस्य स, रूपवती भार्या यस्य सा। इस तरह से विकल्प भी सही है दोस्तों। बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होकर के बनेगा रूपवती भार्या यस्य स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों मेघदूतम में, मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? किस श्रेणी का काव्य है दोस्तों? दूत काव्य है, चंपू काव्य है, गद्य काव्य है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मेघदूतम दोस्तों दूत काव्य है। मेघदूतम दूत काव्य है। यहां मेघ को दूत बनाकर यक्ष द्वारा भेजा जाता है। इसीलिए मेघदूतम को दूत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला दोस्तों चंपू काव्य में दोस्तों गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इसीलिए कहा जाता है गद्य पद्य मयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते।
गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। इस तरह से चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का योग होता है। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। हंति, घ्नन्ति, हंसी, हन्मी। तो दोस्तों हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है हंति, हतः, घ्नन्ति। विकल्प भी सही है दोस्तों, हंति, हतः, घ्नन्ति बनता है दोस्तों, हंति, हतः, घ्नन्ति। इसी तरह से हंसी, हथा, हथ, हन्मी, हन्वाह, हन्मा रूप बनता है हन धातु का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रापीड किस ग्रंथ का नायक है? चंद्रापीड किस ग्रंथ का नायक है? तो दोस्तों चंद्रापीड कादंबरी का नायक चंद्रापीड है, चंद्रापीड है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी में कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो अक्ष प्लस ऊहिनी ये बनता है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी बनता है दोस्तों, अक्षौहिणी। और यह अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र से बनता है। किस सूत्र से? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र से बनता है। और यह गुण संधि का अपवाद सूत्र है दोस्तों, गुण संधि का अपवाद है, अपवाद है, गुण संधि का अपवाद सूत्र है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। दोस्तों इसमें अक्ष प्लस ऊहिनी से जहां आ और उ मिलकर के ओ होना चाहिए था वहां ओ ना होकर के वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से वृद्धि होकर के औ बन रहा है। क्या बन रहा है? औ बन रहा है। इस तरह से बनता है अक्षौहिणी। क्या बनेगा दोस्तों? अक्षौहिणी। अक्ष प्लस ऊहिनी गुण संधि का अपवाद है दोस्तों, और इससे बनेगा वृद्धि होकर के बनेगा अक्षौहिणी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मृच्छकटिकम नामक प्रकरण के रचनाकार हैं दोस्तों, मृच्छकटिकम नामक प्रकरण। यहां से दोस्तों मृच्छकटिकम किसकी रचना है पूछा जाता है। मृच्छकटिकम क्या है? तो ये प्रकरण है, ये भी पूछा जाता है। और मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? या इस तरह से पूछता है कि महाकवि शूद्रक की रचना कौन सी है? तो आप कहते हैं मृच्छकटिकम। 2 से 3 प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो मृच्छकटिकम नामक प्रकरण के रचनाकार हैं दोस्तों महाकवि शूद्रक, महाकवि शूद्रक हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं को अगर देखें तो हम कहते हैं अंकुर में बीमारी, अंकुर में बीमारी, अंकुर में बीमारी। और भारव की रचना किरातार्जुनीयम। और महाकवि भवभूति उत्तर राम चरितम, महावीर चरितम एवं मालती माधवम है। तो इस तरह से दोस्तों आ से तात्पर्य हुआ अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। कु से तात्पर्य हुआ कुमार संभवम, कुमार संभवम। रा से तात्पर्य हुआ रघुवंशम, रघुवंशम। मे से तात्पर्य हुआ दोस्तों मेघदूतम, मेघदूतम। वी से विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। मा से मालविकाग्निमित्रम। और री से दोस्तों ऋतु संहार। इस तरह से दोस्तों महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं को हम लोगों ने संक्षेप में देखा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। हेलो। इस तरह से महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं को हम लोगों ने दोस्तों देखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कौन से स्वर ह्रस्व नहीं है? ह्रस्व नहीं है दोस्तों, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ई, उ, री, 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 ए, ओ, ऐ, औ, अंग, आह। तो दोस्तों विकल्प सी सही है, ए, ओ, ऐ, औ ये ह्रस्व नहीं होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यही दोस्तों अगर री को देख लें तो री नामक स्वर दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से ए, ओ, ऐ, औ ह्रस्व नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्वद औषधम से प्रथित महाकाव्य है। विद्वद औषधम से प्रथित महाकाव्य दोस्तों किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम। तो दोस्तों नैषध कहा जाता है शुक्ति के रूप में, नैषध विद्वद औषधम। विद्वानों का यह मत है, विद्वानों का यह मत है कि नैषध को औषध के रूप में माना जाता है, औषधि के समान नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम है। तो यहां दोस्तों होगा नैषध, नैषधम, यानी कि नैषधीय चरितम को क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्वद औषधम, विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। किसको? नैषधीय चरितम को। श्री हर्ष, श्री हर्ष रचनाकार नैषधीय महाकाव्य के दोस्तों तो श्री हर्ष है। किरातार्जुनीयम का महाकवि भारवी है, महाकवि भारवी है, भारवी है। और शिशुपाल वधम का महाकवि माघ है, महाकवि माघ है। और कुमार संभवम का महाकवि, महाकवि कालिदास। इस तरह से दोस्तों किरातार्जुनीयम, महाकवि भारव, नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष, शिशुपाल वधम, महाकवि माघ, कुमार संभवम, महाकवि कालिदास। तो विद्वद औषधम किसके लिए कहा गया है दोस्तों? तो नैषध के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? तो नैषध के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? विकल्प ए पुस्तकों के द्वारा, विकल्प बी श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, सी कक्षा के वातावरण द्वारा, डी फिल्मों के द्वारा। तो दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री यह वह सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग करने पर दोस्तों यह शिक्षार्थियों में सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, पुस्तकों का, कक्षा का वातावरण या फिल्मों के द्वारा दोस्तों यह उत्तर गलत होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनेपि पदे कह संधि, वनेपि पदे कह संधि, वनेपि में कौन सी संधि है? उत्तर है अयादि संधि, बी ऑप्शन पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और यड़ संधि। तो दोस्तों यहाँ वनेपि है, यहाँ क्या है? वनेपि है। और यहाँ हम देख रहे हैं ए या ओ आ रहा है, पदांत एंग, सूत्र है एंगा पदांता दति, और यह सूत्र है पूर्व रूप का, पूर्व रूप का एंगा पदांता दति, पदांता दति सूत्र है दोस्तों। सूत्र का अर्थ है पदांत एंग या ओ होने पर, पदांत ए या ओ होने पर, या कहें पदांत एंग होने पर, और एंग के अंतर्गत आता है ए और ओ वर्ण। तो इस तरह से पदांत ए या ओ होने पर और बाद में ह्रस्व आ होने पर संधि कौन सी बनेगी दोस्तों? पूर्व रूप बनेगी। इसको हम इस तरह से समझते हैं, पूर्व रूप संधि को ए या ओ के बाद अगर ह्रस्व आ रहा है दोस्तों तो यही पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। और पूर्व रूप होकर के दोस्तों बनेगा वने, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा वने धन
अपि, वने धन अपि। यहां दोस्तों ए है जो कि एंग प्रत्याहार का वर्ण है, ए बाद में आ रहा है तो इसलिए पूर्व रूप होकर के बन जाएगा वने, और आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा और पी के स्थान पर पी जुड़ जाएगा, बन जाएगा वनेपि। क्या बन जाएगा दोस्तों? वनेपि। तो इस तरह से दोस्तों वनेपि, हरेव आदि ये है पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है। अयाद संधि का सूत्र अगर देखें दोस्तों तो अयाद संधि का सूत्र है एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, और पर रूप का है एंगी पर रूपम। यड़ संधि का है इको यड़च, इको यड़च। तो इस तरह से दोस्तों एचो यवा यावा, एचो यवा यावह पूर्व रूप का एंगा पदांतादति, पर्व रूप का एंग पर रूपम, और यड़ संधि का है इको यड़च। वनेप में होगा पूर्व रूप संधि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। सुपर टेट का बैच स्टडी 19 के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। अगर आप उसमें भी नितिन सर के निर्देशन में हिंदी का इंडिविजुअल क्लास भी चल रहा है। अगर आप सुपर टेट का बैच लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके जो भी सूचनाएं बैच लेने में आपको लेनी है वह ले सकते हैं दोस्तों परीक्षा में प्रायः गद्य या पद्य भाग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों गद्य अंश और गद्य अंश से संबंधित प्रश्नों को। एक बार गद्य अंश को देखते हैं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। इसका अर्थ भी देखते चलते हैं दोस्तों। पूरा प्राचीन समय में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म। एका चटका, एक चटका, चटका कहते हैं दोस्तों जो छोटी चिड़िया होती है जिसे हम गौरैया के नाम से कहते हैं। छोटी चिड़िया जिसे हम गौरैया के नाम से जानते हैं, चटका बोलते हैं उसे। प्रतिवसति स्म, रहती थी। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक छोटी चिड़िया गौरैया रहती थी। कालेन तस्याह संतति ही जाता। समय के साथ है उसको संतति ही जाता है, संतान उत्पन्न हुई। एकदा एक बार कश्चित कोई प्रमत्तः गजः मदमत्त या गर्वीला हाथी तस्य वृक्षस्य अधः उस वृक्ष के नीचे आगत्य आकर के तस्य उसकी शाखाम शाखा को सुंडेन सूंड के द्वारा अत्रोड़यत तोड़ डाला या तोड़ दिया। चटका या नीडम, चटका अर्थात गौरैया का, नीडम घोंसला भूवि भूमि पर अपतत गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके द्वारा अंडानी जो चटका अर्थात गौरैया के अंडे थे वह विशीर्णानि नष्ट हो गए। अथ इसके पश्चात सा चटका व्यलपयत, वह गौरैया विलेपन करने लगी। व्यलपन का अर्थ होता है दोस्तों आलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी या दुख का अनुभव करने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी दुखेन दुख से ताम अपृच्छत, उससे बोला। भद्रे किमर्थम विलपसि,
भद्रे भगनी किमर्थम, क्यों या किस लिए, विलपसी तुम आलाप कर रही हो, अर्थात विलाप कर रही हो, इति ऐसा। चटका अवदत्त, उस छोटी सी चिड़िया गौरैया ने बोला या कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नासिता। एकेन दुष्टेन, एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति ही नासिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधेनयु मम दुखम, उस गज के वध के से ही मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। ततः इसके पश्चात काष्ठकूटः, वह काष्ठकूट नाम का पक्षी, ताम वीणारवा नामनाः, उसको वीणारव नामक मक्षिकायाः समीपम, मक्षिका के समीप अनयत ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की वार्ता को सुन करके मक्षिका अवदत्त, मक्षिका बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक अर्थात मंडूक मेघनादः, मंडूकः नाम का मेघनाद है, जिसका नाम है मेघनाद है, अस्ति मतलब है। शीघ्रम, शीघ्र ही, तम उपेत्य, उसके पास ले जाकर के, यथोचितम करिष्यामि, करिष्यामः, जैसा उचित होगा वैसा करूंगी। तदानीम तौ मक्षिकया सह, उसी समय तौ वे दोनों, मक्षिकया सह, मक्षिका के साथ, गत्वा जाकर के, मेघनादस्य, मेघनाद के पुरः सामने, सर्वम वृतांतम निवेदयत, सभी वृतांत को, सभी समाचारों को सुनाया, निवेदन किया। दोस्तों ये था गद्य अंश, ये था गद्य अंश। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। दोस्तों अगर एक बार पुनः हिंदी इसकी देख लें तो होता है, प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक छोटी चिड़िया गौरैया निवास करती थी। समय के साथ उसको संतान उत्पन्न हुई। एक बार कोई मदमत्त या गर्वीला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ डाला। चटका या नीडम, चटका का घोंसला अर्थात गौरैया का घोंसला भूमि पर गिर गया या गिरा। उसके द्वारा अंडानी, उसके अंडे, विशीर्णानी, नष्ट हो गए अर्थात टूट गए। अथ इसके पश्चात वह चटका विलपयति, रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत, दुख के साथ उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, भद्रे तुम क्यों विलाप कर रही हो, इति ऐसा। चटका औदत, चटका ने कहा, दुष्टेन एकेन, एकेन दुष्टेन, एक दुष्ट के द्वारा। एक दुष्ट वो कौन था दोस्तों, तो कहते हैं एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट गज के द्वारा। एक दुष्ट, एकेन गज, एकेन दुष्टेन गजेन, एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट गज के द्वारा, मम संतति ही, मेरी संतान को, नाशिता, नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधेनयु, उससे गज के अर्थात हाथी के, वधेनयु अर्थात वध के द्वारा ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, इसके बाद वह, तथा उसके पश्चात, काष्ठकूटः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, ताम वीणारवा नामक, उसको वीणारव नामक मक्षिका के समीप अनयत ले आया। तयो वार्ताम
श्रुत्वा, उन दोनों की वार्ताओं को सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्षिका बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः, मंडूकः नाम का मेघनाद मेरा मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्ति यथोचितम, शीघ्र ही उसके पास जाकर के यथोचितम जैसा उचित होगा करिष्यामः करूंगी। तदानीम तौ, इस के पश्चात, तौ उन दोनों ने मच्छिकया, मच्छिका के साथ गत्वा जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद के पूरा सामने, सर्वम सभी वृतांतम निवेदिताम, सभी वृतांत को, सभी समाचार को निवेदन किया। आइए दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति, इसमें वृक्ष पर कौन रहती थी? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों चटका, एका चटका। अगर ऑप्शन देखें दोस्तों तो है एका चटका प्रतिवसत, इसमें एका चटका प्रतिवसत, इसमें इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गजः शाखाम केन अत्रोटयत, हाथी ने शाखा को किसके द्वारा तोड़ा? आयुधेन, पादेन, दुखेन, सुंडेन, तो उत्तर होगा सुंडेन, सूंड के द्वारा। गजः सुंडेन शाखाम अत्रोड़यत, गज ने सूंड के द्वारा शाखा को अत्रोटयत तोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघनादः कः, मेघनाद कौन है? तो मेघनादः मंडूकः, मंडूक नाम का मेघ नाद था दोस्तों। अगला है, चटकायाः किम भुवि अपतत, चटका का क्या भूमि पर गिरा? तो दोस्तों चटकायाः नीडम, चटका का घोंसला, इसे ही कहेंगे चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चटका का घोंसला भूमि पर गिरा। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, किम के स्थान पर अगर दोस्तों हम नीडम को कर दें तो बनेगा चटकायाः नीडम भुवि अपतत। अगला प्रश्न दोस्तों, गजः कीदृशः आसीत्, गज अर्थात हाथी कैसा था? हाथी कैसा था? गर्वितः, बलिष्ठः, प्रमत्तः, दुखितः। तो दोस्तों गजः प्रमत्तः, प्रमत्तः आसीत्, गजः प्रमत्तः आसीत्। अगला प्रश्न दोस्तों, चतुर्विंशति, दोस्तों यहां तक अध्ययन गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। आइए देखते हैं आगे। चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं, चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। जय, जय को, रामायणम, रामायण को, महाभारतम, अग्नि पुराणम, तो रामायण को दोस्तों, रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें 24,000 इसे ही 24,000 को ही दोस्तों कहा गया चतुर्विंशति सहस्री संहिता। आइए देखते हैं, गजेन कानी, दोस्तों बीच में एक प्रश्न अतिरिक्त आ गया था जो कि अध्ययन बोध से संबंधित नहीं था। गजेन कानी विशीर्णानि, गज के द्वारा किसे नष्ट किया गया? तो गजेन अंडानी विशीर्णानि, गज के द्वारा अंडों को नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशीर्णानि पदस्य अर्थः अस्ति, विशीर्णानि पद का अर्थ है संचितानि, प्राप्तानि, अंडानि, नष्टानि। तो विशीर्णानि का अर्थ होता है दोस्तों नष्टानि, नष्ट हो जाने वाला या नष्ट कर दिया जाने वाला। अगला प्रश्न है, अधः, अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति, अधः
इति पदस्य विलोम पदम भवति भुवि उपरि नीचैः पार्श्वे। तो अधः का विलोम होगा दोस्तों ऊपरी, अधः का विलोम होगा ऊपरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करिष्यामः इति पदे लकारः अस्ति। करिष्यामः इस पद में कौन सा लकार है दोस्तों, कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार। तो दोस्तों लिट लकार सही है, लिट लकार सही है। बनेगा करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत है, करिष्यामि, करिष्यावा, करिष्यामः। इस तरह से दोस्तों करिष्यामः में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वधम महासर्ग में कितने, शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18, 20, 22, 25। दोस्तों इसके लिए हम लोग संक्षेप में याद करते हैं कि सी ने, किसने याद करते हैं दोस्तों, और इसी से बनाते हैं कि स ने। दोनों में से एक भी अगर दोस्तों याद है, दोनों में से एक भी याद रहेगा तो की से तात्पर्य होता है दोस्तों किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। सी से तात्पर्य है शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। और नय से तात्पर्य है नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। दोस्तों क्रम की सी ने, इसी को हम लोगों ने देखा कि पहले की आता है फिर सा आता है, किस पहले की आएगा फिर सा आएगा। की से हो गया किरातार्जुनीयम, सा से हो गया शिशुपाल वधम, ने से हो गया नैषधीय चरितम। या तो हमें किसने याद रखना है, किसने या किसी ने याद रखना है, जो भी याद हो जाए दोस्तों। अगर किसी ने याद करेंगे तो की से किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और की को दोस्तों यहाँ 18 करना है, यहाँ 20 करना है, यहाँ 22 करना है। बढ़ते क्रम में दोनों को लिख देना है 18, 20, 22। अब देखिए किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग होते हैं, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग होते हैं। शिशुपाल वधम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग होते हैं, 20 सर्ग होते हैं। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना क्या है, आपको लिखना है कि, यहाँ लिखना है सी और यहाँ लिखना है नय। कहने का तात्पर्य की से किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है। पहले इसको डिलीट करते हैं दोस्तों। की से किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है। शी से होता है शिशुपाल वधम में 20 सर्ग होते हैं। और नय से नैषधीय चरितम होता है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग होते हैं। 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग, की सी नय। की को आपको 18 करना है, की के सामने 18, सी के सामने 20 और नय के सामने 22। 18, 20, 22 क्रम से है दोस्तों बढ़ते हुए। 18 के बाद 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। की सी नय किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम 18, 20, 22। किरातार्जुनीयम 18, शिशुपाल वधम 20, नैषधीय चरितम 22। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति मार्गम के न परिलंघयति। नीति मार्ग को कौन उल्लंघन, नीति मार्ग का उल्लंघन कौन लोग नहीं करते हैं? तो जना, सेवका, कुलीना, बालका, कुलीना। ये कुलीना कहा जाता है दोस्तों, जो कुलीन लोग हैं वह नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। ये कुलीना ते नीति मार्गम न परिलंघयन्ति। इस तरह से दोस्तों नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करता है? तो कुलीना, जो कुलीन लोग हैं वो नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। तत्रयों में संधि है, तत्रयों में संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, पूर्व संधि है दोस्तों। तत्रयों है, यहाँ 2 की मात्रा, 2 मात्रा लगी है, 2 मात्रा दोस्तों वृद्धि संधि में होती है, 2 मात्रा
वृद्धि संधि में होती है। कैसे दोस्तों, देखते हैं वृद्धि संधि को। अगर हम वृद्धि संधि को देखें दोस्तों, वृद्धि संधि को, तो वृद्धि संधि को देखें दोस्तों, तो वृद्धि संधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दोस्तों जितने उदाहरण हैं, सभी महत्वपूर्ण उदाहरणों को अगर देखें दोस्तों, तो उसमें केवल दो वर्डों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर केवल 2 स्थानों पर ध्यान रखना है। अगर हम देखें दोस्तों, अगर वृद्धि संधि से संबंधित कोई भी उदाहरण होगा तो उसमें दोस्तों या तो पहला अय की मात्रा होगा और दूसरा औ की मात्रा होगा दोस्तों। या तो अय की मात्रा होगा जिसे हम अय कहते हैं, और या तो औ की मात्रा होगा। यही दोस्तों अय और औ की मात्रा जिस भी उदाहरण में लगा होगा, यही अय की मात्रा जिस भी उदाहरण में लगा होगा, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अगर अय की मात्रा है, 2 मात्राएं किसी भी वर्ण के ऊपर हैं, तो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। अगर औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। अगर वृद्धि संधि का सूत्र देख लें दोस्तों, तो हम कहते हैं वृद्धि रेचि, वृद्धि संज्ञक विधायक सूत्र, वृद्धि संधि विधायक सूत्र, संधि विधायक सूत्र वृद्धि रेचि। अगर हम कहेंगे वृद्धि रादैच दोस्तों, तो ये संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धि रादैच होता है, और संधि विधायक सूत्र है, संधि विधायक सूत्र होता है दोस्तों वृद्धि रेचि होता है, वृद्धि रेचि होता है। आइए देखते हैं, अगर गुण संधि का देखें दोस्तों, तो आद गुणा होता है और एंग पदांतादति पर पूर्व रूप संधि का एंग पदांतादति अकः सवर्णे दीर्घ आद गुणः और पूर्व रूप का एंग पदांतादति। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या दोस्तों क्षमताम 4 होती है। कितना है दोस्तों? 4 है। पहला अगर देखें दोस्तों, तो पहला अनुस्वार है, और दूसरा दोस्तों विसर्ग है, तीसरा जिह्वा मूली है, और चौथा उपधमानी है। इस तरह से अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अनुरूपम में समास है दोस्तों। तो अनुरूपम में अगर इसका हम विग्रह करेंगे, बनेगा रूपस्य योग्यम। अव्ययी भाव समास है, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद किसे कहा जाता है दोस्तों? तो महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? सयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है दोस्तों? कह रहा है कि सह से युक्त अर्थात सात के युक्त में, सह से युक्त सात के युक्त में, अप्रधान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पिता के साथ है पुत्र जाता है, पिता के साथ है पुत्र जाता है, सह युक्त अप्रधाने सूत्र तृतीया विभक्ति का प्रयोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकावपी शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपी संधि का होगा तो बनेगा दोस्तों बालकौ प्लस अपी। अयादि संधि है दोस्तों। एचो यवा यावः सूत्र है, एचो यवा यावः सूत्र के अनुसार अयादि औ को आव आदेश होकर के बन जाता है बालकावपी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक है तो 7 अंक हैं दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। अगला दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि स्टडी 91 40 लाख से अधिक लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुआ है, या कहें स्टडी 91 दोस्तों 40 लाख सदस्यों का एक भरा पूरा परिवार है। हम आप
यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं वह सब स्टडी 91 के परिवार के सदस्य के रूप में हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम सब सदस्यों की संख्या अगर देखें स्टडी 91 परिवार रूपी तो 40 लाख की है, और इस पर आप सभी लोगों ने विश्वास जताया, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं रनिंग बैच है, यूपी पीसीएस आरओ का यूपीएसआई बैच है, एसएससी जीडी बैच है, मूल विधि इंडिविजुअल तथा पेट बैच। इसके अतिरिक्त न्यू बैच में यूपी टेट बैच, सुपर टेट बैच, लेखपाल बैच, हाई कोर्ट आरओ हिंदी इंडिविजुअल, मैथ इंडिविजुअल, और साथ ही लेटेस्ट बैच में बिहार एसआई बैच और टॉप 30 मार्क टेस्ट ये है प्रारंभ है दोस्तों। तो आप अगर इन बैच को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर हेल्पलाइन पर आप संपर्क करके बैच को ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।